नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज गौर। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर। आप देख रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, किस तरीके से फसल उगाई जाती है और किस तरीके से उनसे उनका रखरखाव किया जाता है, देखभाल की जाती है। चैप्टर शुरू करते हैं। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग दी समर वेकेशन। शुरुआत में लिखी हुई है लाइन कि पहेली और बूझो जो हैं अपने अंकल के घर गए हैं गर्मियों की छुट्टियों में। देयर अंकल इज अ फार्मर, उनके अंकल क्या हैं? किसान हैं। तो उन्होंने वहां पे जाके देखा। वन डे दे सॉ सम टूल, एक दिन उन्होंने वहां पे कुछ टूल देखे जैसे खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लग इन द फील्ड, खेतों में यूज होने वाले ये सारे के टूल्स बूझो ने और पहेली ने वहां पे जाकर के देखे। फिर बूझो के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया और बूझो बोल रहा है कि आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो टूल्स हैं कहाँ और किस तरीके से यूज किए जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आप ये जानते हैं कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको खाने की जरूरत पड़ती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, जो प्लांट हैं वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या आपको याद है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना किस तरीके से बनाते हैं? तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के जरिए प्लांट जो है अपना जो फूड है उसको प्रिपेयर करते हैं। आगे देखते हैं एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो एनिमल हैं साथ साथ जो इंसान है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड। तो इंसान को और जो एनिमल्स हैं उनको कहाँ से खाना मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि हम खाना खाते ही क्यों। तो खाना क्यों खाते हैं इस बात का आंसर हमारा आगे लिखा हुआ है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। जो खाना हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और ऑर्गेनिज्म जो हैं वो खाने के जरिए किस तरीके से एनर्जी निकालते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। तो यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम दी फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म बाय कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन। बहुत सारे बॉडी फंक्शन जो है जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रिएशन है, इन सारी प्रोसेस के जरिए एनर्जी निकालने की प्रोसेस जो है और जिससे हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स की बॉडी को चलाने के लिए जो भी जरूरत है वो इन प्रोसेस के जरिए खाने से एनर्जी निकाल करके बॉडी को क्या किया जाता है, चलाया जाता है। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ। हमें हमारा खाना प्लांट से, एनिमल से या फिर दोनों से मिलता है। फिर इसके आगे बूझो के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया है। सिंस वी ऑल नीड फूड, इसलिए हमें सबको किसकी जरूरत होती है? खाने की जरूरत होती है। हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड, हमें किस तरीके से फूड मिलता है टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री। हमारा इतना बड़ा देश है, पूरे इतने बड़े देश को किस तरीके से हम कहाँ से और किस तरीके से खाना मिलता है। तो पहेली ने जवाब दिया बूझो के क्वेश्चन का कि फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। बहुत बड़े लेवल पर जो फूड है वो हमारी कंट्री के अंदर उगाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड ए लार्ज पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए खाने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन की नीड हमें रहती है। प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। सबसे जरूरी बात यह है कि रेगुलर आपको प्रोडक्शन करना है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है और सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है ताकि एवरी पीपल तक जो फूड है वो पहुंच सके। आगे देखते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। बात हो रही है टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। 10,000 BC के टाइम की बात हो रही है कि जो पीपल हुआ करते थे वो नोमैडिक हुआ करते थे। नोमैडिक मतलब घुमंतु कह सकते हैं आप, घूमने वाले, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं हम नोमैडिक। घुमंतु टाइप के लोग एक जगह पे नहीं रहते हैं, जैसे आजकल हम एक जगह पर स्थायी रह रहे हैं, हमारा घर है। पुराने समय में ऐसा नहीं हुआ करता था।
आगे देखते हैं, दे वर वॉन्डरिंग, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इन अ ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च फॉर फूड एंड शेल्टर। किसके लिए जाते हैं? प्लेस टू प्लेस तो अपनी जगह चेंज करते थे, फूड के लिए और शेल्टर मतलब रहने के लिए। दे हैड रॉ मटेरियल फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये कच्चे फल और सब्जियां इन्होंने खाना शुरू किया, कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। फिर क्या हुआ? एंड स्टार्ट हंटिंग फॉर फूड, और खाने के लिए उन्होंने कुछ हंटिंग एनिमल फॉर फूड, कुछ एनिमल्स को शिकार करना शुरू कर दिया था। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, उसके बाद में उन्होंने दे कुड कल्टीवेट लैंड, जमीन को कल्टीवेट करना मतलब जमीन को जोतना शुरू कर दिया, एंड प्रोड्यूस राइस, चावल उगाना शुरू किया, व्हीट गेहूं उगाना शुरू किया, एंड अदर फूड क्रॉप्स, और दूसरी कई सारी फसलों को धीरे धीरे उगाना शुरू किया। दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, और इस तरीके से शुरुआत हुई खेती की। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? क्रॉप। एक क्वेश्चन भी बनेगा यहाँ से, व्हाट इज क्रॉप, तो आप आंसर देंगे, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। कि जब एक ही जगह पर सेम टाइप के प्लांट को लगाया जाए, कल्टीवेट किया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं, फसल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट, कि मतलब खेत में जितने भी सारे प्लांट कल्टीवेट किए जाएंगे या बोए जाएंगे, उगाए जाएंगे, ग्रोन किए जाएंगे, उगाए जाएंगे, तो सारे के सारे कौन से होंगे? गेहूं के ही होंगे। You already know that crop of different type like cereals, vegetables, fruits, आप जानते हैं different टाइप की जो है क्रॉप्स उगाई जाती हैं। These can be classified on the basis of the season in which they grow। और ये जो फसलें हैं अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग टाइम पर उगाई जाती हैं। फिर आगे देखते हैं कि हमारा जो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, हमारा बहुत बड़ा देश है, और द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। हमारा जो कंट्री है इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, और यहाँ पर क्लाइमेट कंडीशन जो है वो डिफरेंट हैं। टेम्परेचर अलग अलग रहता है, ह्यूमिडिटी अलग होती है, और जो बारिश के होने का तरीका है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। यहाँ पे आप देखना है ये वेरी, वेरी, इसका मतलब होता है डिफरेंट। वन रीजन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर अलग अलग टाइप की जो क्रॉप्स हैं वो क्या की जाती हैं? उगाई जाती हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच, आगे देखते हैं, रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी जो होती है वो फसलों की उगाई जाती हैं। ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके की फसलें उगाई जाती हैं। डिस्पाइट दी डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर, उसको देखते हुए अलग अलग टाइप की फसलें एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर तो की जाती हैं, बोई जाती हैं और उगाई जाती हैं, वहां से प्रोड्यूस की जाती हैं। तो यहाँ पर दो बड़ी बातें हैं, टू बोर्ड क्रॉपिंग, ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर दो बड़े पैटर्न जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, वो उनको यहाँ पे बताया गया है। नंबर फर्स्ट है खरीफ क्रॉप, नंबर सेकंड है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होती है? आप जानते हैं, द क्रॉप विच आर सोन इन दी रेनी सीजन, बारिश के दिनों में एक फसल बोई जाती है और सर्दियों के दिनों में एक फसल बोई जाती है। तो जो बारिश के दिनों में फसलें बोई जाती हैं, जो भी टाइप की फसलें होती हैं, जिस टाइप की भी, तो सारी की सारी खरीफ क्रॉप के अंदर आती हैं। और जो विंटर सीजन में बोई जाती है वो सब रबी क्रॉप के अंदर आती है। तो यहाँ पे यही लिखा है, द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। रेनी सीजन जो रहता है इंडिया में वो जून से सितंबर रहता है। और कौन कौन सी खास तौर से फसलें बोई जाती हैं? जैसे हो गया पैडी, हो गया धान, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आदि खरीफ क्रॉप। ये सारी की सारी जो क्रॉप है ये कौन सी है? खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा रबी क्रॉप, द क्रॉप ग्रोन इन दी विंटर सीजन, खासतौर से अक्टूबर टू मार्च। सर्दियों के दिनों में जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें हम रबी की क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल है खासतौर से इनमें गेहूं है, चना है, मटर है, मस्टर्ड है और लिंसीड है। ये सारी की सारी जो क्रॉप के एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं ये किस किसके हैं? वीट, ग्राम की, मस्टर्ड एंड लिंसीड, ये रबी की क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों
आपकी बुक में लास्ट में जब आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो आपको 2 एग्जांपल बताना है रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के। तो आप याद रखेंगे खरीफ क्रॉप के एग्जांपल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। दीज आर एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप एग्जांपल में अगर आप देखें तो व्हीट, ग्राम, पील, मस्टर्ड और प्लांट। ये सारे के सारे एग्जांपल जो हैं वो किसके हैं? रबी क्रॉप के हैं। तो बिसाइड दीज पल्सेस, इनमें कुछ दालें भी होती हैं, कुछ सब्जियां भी होती हैं। वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। गर्मियों के दिनों में बात करें तो कुछ दालें और कुछ सब्जियों की खेती गर्मियों के दिनों में भी की जाती है। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, खरीफ क्रॉप बारिश की हो गई और रबी क्रॉप जो हो गई वो सर्दियों की हो गई। और गर्मियों के दिनों में भी अगर बात करें तो कुछ दालें हैं और कुछ सब्जियां जो हैं वो गर्मियों के दिनों में भी उगाई जाती हैं। और उनको अब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, उनको जायद क्रॉप बोला जाता है। जैसे एक यहाँ पे टाइप बता दिया, बारिश के दिनों वाली रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, और सर्दियों के दिनों वाली रबी क्रॉप। ऐसे ही गर्मियों के दिनों वाली जायद क्रॉप जो होती है, जायद टाइप का एक मतलब उनको भी एक पैटर्न माध्यम बताया गया है कि जायद की क्रॉप जो है वो गर्मियों के दिनों में होती है। आगे देखते हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उगाने के लिए क्या क्या मेन चीजों की, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या प्रैक्टिस होती है। तो बूझो के दिमाग में कुछ आ रहा है, देख लेते हैं। बूझो बोल रहा है कि बाय पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन दी विंटर सीजन। धान जो है वो सर्दियों के दिनों में क्यों नहीं बोई जाती? तो इसकी जो समझदार सी बहन है पहली आंसर दे रही है कि पैडी रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर। जो धान है उसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। इसीलिए ये कहाँ पर सिर्फ बारिश के दिनों में ही बोई जाती है। आगे देखते हैं आगे चैप्टर क्या कहता है, वन करके हम पढ़ते चलते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज। जब आप कल्टीवेशन करने वाले हैं या फसल उगाने वाले हैं, फसल जोतने वाले हैं, इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब तक फसल किसान को क्या करना पड़ती है, फसल बोने से लेकर फसल काटने तक बहुत सारी उसको एक्टिविटी करनी पड़ती है। अब हमें आगे चल के वन बाय वन करके कौन कौन सी एक्टिविटी है उन्हीं को हमें क्या करना है, पढ़ना है। यू विल फाइंड दैट दीज एक्टिविटी, आप पाएंगे कि ये जो एक्टिविटी होती हैं आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाय ए गार्डनर। जिस तरीके से ये वो सारी एक्टिविटी है जो कि एक गार्डनर करता है। और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। कई बार आप घरों में भी सजावटी प्लांट लगा देते हैं जिससे घर आपका अच्छा लगने लगे। तो उनमें भी जितनी सारी एक्टिविटी होती हैं वो सारी की सारी एक्टिविटी फसल उगाने के लिए भी की जाती है। दीज एक्टिविटी और टास्क आर रिक्वायर्ड। ये कौन कौन सी हैं मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन करके। टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, इन सबको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस बोलते हैं। विच आर लिस्टेड लो, सब जो कि यहाँ पर लिस्टेड कर दी गई है। नंबर फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी को तैयार करना फसल बोने से पहले। दूसरा हमारा सोइंग, मतलब बुआई करना कि हमें क्या बीज बोना है। थर्ड हमारा पॉइंट आएगा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, कि उसमें कौन सा खाद डालना है। मैन्योर का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो हमारी बायो फर्टिलाइजर है, और सिर्फ फर्टिलाइजर की बात करें तो केमिकल फर्टिलाइजर। मतलब मैन्योर मतलब गोबर की खाद हो जाएगी आपका, है ना, पत्तियों से बनी वर्मी कंपोस्ट वगैरह। और फर्टिलाइजर के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर जो कि आजकल डलते हैं, डीएपी, यूरिया, जिंक और वटेवर जो भी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इरिगेशन, मतलब फिर सिंचाई करना। सिंचाई करने के बाद जब आपकी फसल बढ़ने लगेगी तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, कचरा बढ़ जाता है आपकी फसल में, उस कचरे से फसल को बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप जो भी मैन्योर डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, जिससे कि जो भी न्यूट्रिएंट हमारी जो भी क्रॉप है उसको मिल रहे हैं, और उस क्रॉप के अंदर वीड्स मतलब कचरा उग आया है, तो वो कचरे को भी मिलेंगे। जाहिर सी बात है, जिस प्लांट के पास मान के चलिए एक किसी प्लांट के पास 10 ग्राम न्यूट्रिएंट पहुंचना चाहिए था, अब उस एक प्लांट के आजू बाजू में 10 या 15 या जितने भी बीज से कचरा आ गया है, तो हमने डाला तो वो कचरे के हमने जो भी फर्टिलाइजर या मैन्योर डाला तो वो भी कचरे के पास भी पहुंच जाएगा। तो ये बीड्स जो होगा प्रॉपर प्लांट के पास जितना न्यूट्रिएंट पहुंचना चाहिए था उतना न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगा, और इसके वजह से हमारा कोई भी पर्टिकुलर प्लांट जो रहेगा वो कमजोर रह जाएगा। इसी के लिए, और हमारी फसल जो होगी वो क्या हो जाएगी, कमजोर रह जाएगी। इसी से बचाव के लिए क्या करना है हमें, जो किसान क्या करता है, फार्मर जो रहता है वो अपनी फसल को
कचरे से बचाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, जब आपकी फसल कट जाएगी या मतलब पक जाएगी तो उसकी फिर हार्वेस्टिंग मतलब कटाई की जाएगी, और लास्ट जब काट करके अपने पास जो भी फार्मर है लेके आता है तो उसको रखने की एक पर्टिकुलर व्यवस्था की जाएगी। तो ये सारे पॉइंट हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। नंबर फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो फ्रेंड्स ये मैं अगली क्लास में कराऊंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी नहीं तो। आज के लिए इतना ही। क्या क्या देखा हमने, फसल क्या है तो आप बताएंगे, क्रॉप क्या है। व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेट एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। ये रही डेफिनेशन, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये आपको आंसर भी देना है कि क्रॉप क्या है, तो यहां से यहां तक आप बताएंगे कि एक ही जगह पर एक ही टाइप के प्लांट को क्या करना, लगाना, कल्टीवेट करना, उसको आप क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। और एग्जांपल दे सकते हैं आप, जैसे वीट है, मेज है, पी है, जो भी आप चाहें एग्जांपल देना चाहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपकी बुक से आईएमपी क्वेश्चन बनेगा, वो हुआ राइट द एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो बड़े इजी हैं, आप बता सकते हैं नॉर्मल। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे, वो किस तरीके से पूरी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है इस चैप्टर के अंदर, जो कि मैं 1 बाय 1 करके नेक्स्ट जो पार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, ये सारे 1 बाय 1 करके मैं आपको पढ़ाता चलूंगा। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू। स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आगे की जो भी वीडियो जब भी मैं आपको डालूं तो आपको आसानी से पता चल जाए। थैंक यू।